सब्सक्राइब कीजिए आरबीसीएम न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। कि पीआईए में ट्रैवल कौन करेगा। एक साहब मुझे लंदन से आए, मुझे फरमा रहे थे कि 2 दिन पहले वो कोई 5-6 महीने या 7 महीने पहले बिज़नेस क्लास में तशरीफ़ लाए लंदन से। तो वो कह रहे थे जिस सीट पे मैं बैठा हुआ था उसका लीवर टूटा हुआ था पीआईए का। और वो कहते हैं कि मैं बड़ी मोहब्बत से पीआईए में आया था, लेकिन वहाँ की वो सीटें देख के मैं थोड़ा सा मुर्दा हो गया और मैं डिप्रेस हो गया कि यार ये कैसी एयरलाइंस है। तो पीआईए का सीईओ जो है इसको अपनी तैनाती और इन चीज़ों से बालातर हो के एक खास प्रोफेशनल अप्रोच से चले 10 जहाज़ कर दे जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हों। आप कतर एयरलाइंस के जहाज़ देख लें, वर्जिन अटलांटिक के आप देख लें, आप एमिरेट्स के देख लें, हमारे तो ट्रक लगते हैं उसके सामने। अब तो भारत के देख लें सर। मैं कई मामलात में भारत से इसलिए कंपेयर नहीं करता कि दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। सर वो तो इकोनॉमिकली इतना आगे निकल चुके हैं इंडिया कि कई बार मैं अब इंसान परेशान हो जाता है कि क्या बात। चलिए उसको, चलिए भारत को नहीं छेड़ते, आप अफगानिस्तान के अंदर जो उनकी प्राइवेट एयरलाइंस लॉन्च हुई हैं उनको देख ले। अब तो अफगानिस्तान से भी पीआईए माटी सर अफगानिस्तान मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से बेहतर मुल्क हो रहा है। बहुत हो चुका है सर, हो नहीं रहा माने, लेकिन हो रहा है। उनकी करेंसी जो है हमसे ज्यादा मजबूत है, हमसे स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त जो है हुकूमत जो है वो बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे जो करके आई थी, उसके अंदर ये है कि मौजूदा हुकूमत को जो और इसके नुकसानात हैं या ख़राबियाँ हैं, या तो कोई सही रिटायर बंदा नहीं मिल रहा, या ये है कि डीजी और सेक्रेटरी का जो चार्ज है सिविल एविएशन का वो एक ही बंदे के पास है और दोनों चार्ज उसके पास एक्टिंग है उनमें से कोई एक भी परमानेंट नहीं है। तो कोई और उड़ीकते हैं कोई बंदा, खालिद साहब कोई अच्छा सा बंदा जो है वो रिटायर हो जाए तो फिर उसको भी हम इन ओहदों के ऊपर मुतय्यन कर देंगे। जब आपकी सीरियसनेस का ये अंदाजा है कि आपका फुल टाइम डीजी भी नहीं है और फुल टाइम सेक्रेटरी भी नहीं है उस महकमे का, तो आपने मिट्टी और सवाज आके अपना केस वहां पे प्लीड करना है। टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जो भी ग्राउंड हैं, टेक्निकल या डिप्लोमेटिक ग्राउंड पे प्लीड तो करना है ना केस सर जी। देखिए बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इशू है और इसके 2-3 पहलू और भी है। पहली बात तो ये है कि पीआईए में जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं और टेक्निकलिटीज हैं उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन की तरफ से 2012 के बाद से मेरा ख्याल है 2-3 नोटिस इशू किए जा चुके हैं। कुछ और मुल्कों से भी इसी तरह हमारे जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स हैं और लेवल्स हैं उसके ऊपर पहले से ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हो चुका हुआ था। लिहाजा ये मामला क्योंकि चल रहे थे और फिर ये जो हमारे वजीर शहरी हवाबाजी हैं गुलाम सरवर, उसके बाद इन्होंने जो 100 सुनार की और 1 लोहार की जो पार्लियामेंट में इन्होंने नाफिज करी, उसने आगे तो अपोजिशन में है सर बिल्कुल उसको दूसरा अंदाज दे दिया। अब उसमें ये है कि मामला जो है ना वो 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं राव साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये इतना बड़ा फियास्को है, इतना बड़ा ब्लंडर है जो हुकूमत से सरजद हुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, बट दैट इज अ फैक्ट कि इसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हुई। पाकिस्तान के जो जेन्युइन प्रोफेशनल मुख्तलिफ एयरलाइंस में काम कर रहे थे वो ग्राउंड हुए। पाकिस्तान एज अ कंट्री फॉर द प्रोफेशनल रिसोर्स बदनाम हुआ और वो ब्लैक लिस्टें में अक्सर जगहों पे चला गया। उसके बाद पीआईए जो पहले ही मतलब थे इससे लॉसेज में थी वो ग्राउंड पे हो गई। आज जब आप दूसरे मुल्कों को लिख रहे हैं और उसके बाद जिस तरह उन्होंने वजारतों में अपने बयान बदलते हैं, तो इमरान खान साहब तो हमेशा इस चीज कर रहे हैं कि जो वजीर की जिम्मेदारी जो है ना उसको अगर एक्सीडेंट हुआ तो उठानी चाहिए। जिस वजीर ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है उसूली तौर के मुताबिक ये कि यूरोपियन यूनियन या बाकी ममालिक को ये रिक्वेस्ट करते हुए कि आप हमारी सर्विसेज को बहाल करें, क्यों ना इस मिनिस्टर साहब जो है उनसे भी हिसाब किताब बराबर हो, तो ये कम से कम अपनी जगह पे नहीं होने चाहिए। ही मस्ट बी फायर्ड, ही मस्ट बी पेइंग फॉर दैट। और अगर इन्होंने सही किया तो फिर रिक्वेस्ट ना करें, पहले इसका दूध और दूध पानी का पानी कर दें कि ये मामला कहाँ था। तो लिहाजा ये दो रंगी नहीं चलनी चाहिए कि वो साहब भी अपने जगह पे हैं और उसके बाद ये है कि बाहर के मुल्कों को हम रिक्वेस्टिंग भी डाल रहे हैं कि जनाब आप हमारा ऑडिट कर लें और हमारे बहाल किया जाए। तो ये तो दूसरे नंबर पे ये। तीसरे नंबर पे ये है भाई कि जो आप बात कर रहे हैं कि इन्हें बंदे नहीं मिल रहे, ये इस हुकूमत का भी अलमिया है और पिछली हुकूमत का भी।
पिछली हुकूमत जो खासतौर पे थी नवाज लीग की, वो सियाने और काया ज्यादा थे, वो श्रूड ज्यादा थे। लिहाजा वहाँ ये था कि जो अगर सीनियर बंदा उनकी लाइन का नहीं है तो उन्होंने जूनियर बंदों को प्रमोट कर करके उनसे काम लिए। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का जो ढांचा है वो तबाह कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, और नतीजा ये है कि जो ग्रेड 20 की पोजीशन थी वो 18 के बंदे से जो उन्होंने काम चलाया, और जो फिर बाद में ये कारनामे सारे सामने आ रहे हैं। तो लिहाजा पिछली हुकूमतें जो थी वो ज्यादा अक्लमंद और श्रूड और अय्यार होने के नाते ये काम करती थी। ये जो है इनकी समझ नहीं आती कि आया ये इनकॉम्पिटेंट हैं या इन्हें फहम और इदराक नहीं है या ये गवर्नेंस की बेसिक को नहीं समझते हैं। यकीन जाने दर्जनों इदारे ऐसे हैं कि जहां फुल टाइम जो है वो बंदा काम नहीं कर रहा और एडॉक चार्जेस पे चल रहा है, एक ही बंदे के पास 3-3 चार्ज चल रहे हैं। तो ये तो बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते थे, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। नहीं सर, हमने बड़े अच्छे अच्छे लोग खालिद साहब अपॉइंट किए हैं। हमने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो अपॉइंट किया चेयरमैन, वो मैट्रिक पास है, बाद में उसमें क्लैरिफाई की नहीं मैं FA पास हूँ। तो FA पास बंदा जो है जो पूरे पंजाब का, और पंजाब जो है वो 50% है, 52% ऑफ द पाकिस्तान। और अगर एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो KP के कश्मीर और बहुत सारे इलाकों और दीगर इलाकों के अंदर स्वात तक जो है, बल्कि इवन अफगानिस्तान तक जो है किताबें पंजाब से छप के जाती हैं। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि बड़े कॉम्पिटेंट लोग वो चुन चुन के लगा रहे हैं। देखिए सीरियस क्राइसिस है इस वक्त हमारे यहाँ, इस चीज को हाईलाइट करने की जरूरत है। बड़ा आसान होता है कंटेनर पे खड़े होकर टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहना राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। मैं एक मिसाल दूं, पिछले हफ्ते आपने अपॉइंट किया है चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान स्टील मिल का। आप क्वालिफिकेशन का कंपैरिजन देख लीजिए, जो फाइनल 3 कैंडिडेट्स में था और जिस बंदे को हमने अपॉइंट किया वो क्या क्रेडेंशियल थे उसके। और ये वो इदारा है जिसको आपने टर्न अराउंड करना है, जिसके आपने 9-9,500 बंदे फारिग किए हैं कि जनाब ये क्योंकि इदारा अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो सका तो लिहाजा हमसे इसका बोझ बर्दाश्त नहीं होता। तो ये सिर्फ पाकिस्तान स्टील का या पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का जैसे आपने हवाला दिया है, ये यहाँ मसला नहीं है। बेतहाशा दर्जनों ऐसे इदारे हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भी और हुकूमती इदारों में भी। ये मेरे ख्याल के मुताबिक इस गवर्नमेंट का बड़ा सीरियस किस्म का एक बहरान है, ब्लंडर है, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, या फिर ये है कि वो जो पीछे सिफारशी हैं वो फिर यही है कि जो सिफारशी तगड़ा होता है वो अपना बंदा लगवा देता है। जब सिफारशियों के दरमियान में फैसला नहीं होता उसका हल फिर मेरे ख्याल यही करते हैं कि ये लोगों को एडॉक चार्जेस दे देते हैं या फिर ये है कि वो सीट को ओपन रखते हैं। सही खालिद साहब, मैं आपसे नहीं नाराज हूँ, मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि टैंक जो है, गोला जो है, बंदूक जो है, ये लोहे से तो बनती है, स्टील से बनती है। तो डिफेंस एनालिसिस के अंदर जो बंदा MPhil होगा वही स्टील मिल चला पाएगा। सर आप क्या बात करते हैं सर, ऐसी बातें क्या करें। ये बात समझो, मैं अब रिकॉर्ड के लिए एक दुरुस्ती कर दूं। देखें जनरल जावेद साहब जो है ना, वो लास्ट टाइम जब थे इसके 2007-8 के लगभग मेरा ख्याल, हाँ जी, उन्होंने बड़ा अच्छा चलाया सर। अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा चलाया, यानी यकीन जाने के दैट वाज द लास्ट पीरियड था जब पाकिस्तान स्टील मिल थोड़े अरसे के लिए बड़े नॉमिनल लेकिन प्रॉफिट में गई। नहीं जनरल साहब ने भी अच्छा चलाया, बैकग्राउंड हो और वो कॉम्पिटेंस हो। फॉर एग्जांपल इन्होंने अगर फर्ज को इनके अपना वहाँ ऑर्डिनेंस चलाई होती, टेक्सला चलाई होती, फौजी फर्टिलाइजर चलाई होती, तो चलो हम मानते हैं कि ठीक है जी, द पर्सन इज कमिंग विद द डिजायर्ड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। तो मेरा मतलब है कि जब इस तरह की तरजीहात होगी तो भाई फिर गिला करना तो बनता नहीं ना। ठीक जनाब अरसलान भट्टी साहब, यार ये पूरा जो है आपका तो राब्ता भी रहता है उनसे, ये राइट नाउ हम इतना स्लो या हैज़र्डली क्यों नहीं, मतलब कि हमारा रिस्पांस बड़ा स्लो है। उस एपिसोड को हुए को महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया और उनकी रिस्ट्रिक्शन आए भी, और हमने अभी सिर्फ अर्जी डाली है। ऐसा बात यह है कि आप लबनान में देखें, पिछले दिनों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसके ऊपर तकरीबन आधी से ज़्यादा काबीना ने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफ़ा देना, और प्राइम मिनिस्टर भी इस्तीफ़ा दे के उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर हम नहीं आप समझते कि हम ठीक लोग नहीं तो हम चले जाते हैं। इसी तरह हमारे हमसाया मुल्क, जिनको हम नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन उनने रेलवे के जब हादसा ज़्यादा हुए तो वो उनके जो एक वज़ीर रेलवे थे लालू प्रसाद, उन्होंने उनको खड़ा किया था रेलवे को, बाकायदा तौर पे उन्होंने रेलवे खड़ी कर दी थी, लेकिन वो एक हादसे की उसमें उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। उस पर इंक्वायरी हुई जिसके अंदर वो बरी ज़िम्मा करार पाए, फिर वो वापस आए। यहाँ पे चीनी चोर जो है वो चीनी की वजारत का वजीर होता है, गंदम चोर गंदम की वजारत का चोर होता है। अब एविएशन का मुझे बताएं, जिस शख्स ने एक डिप्लोमा किया हुआ है वो भी पता नहीं सही है या नहीं है, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो उसमें जाली साबित हो गया या नहीं हुआ, चले नहीं कहते जी। उसमें यह है कि वो लकड़ी के काम के माहिर हैं। अब जहाज में लकड़ी का अगर कोई काम होता है तो मजा नहीं है
कि वो छोटे होते हम बचपन में देखते थे कि लकड़ी के जहाज मिला करते थे। जहाज में फ्यूल जलता है ना, और एलपीजी भी फ्यूल होती है, वो एलपीजी के किंग है यार वहां पे। अब वो ये है कि जी उन्होंने, अब वो लकड़ी के काम के माहिर हैं, उनको आपने एविएशन का वजीर लगा दिया, किसी ने पूछा नहीं। सबसे बड़े अफसोसनाक पहलू ये है कि उन्होंने बयान दिया, ना वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया, ना वज़ीर आज़म साहब के दोस्तों ने नोटिस लिया, ना हमारे दोस्तों ने नोटिस लिया, किसी ने नोटिस नहीं लिया। ये वो चीज़ थी कि इस पे नोटिस लेते तो काम ठीक होना था। वज़ीर आज़म साहब ने दिफा किया उनका आगे नहीं, अब वही किया ना जी, नोटिस नहीं लिया, इजाजत से दिया गया था जी। अब वो बात यह है जी कि इनको असल में गुलाम सरवर साहब को चाहिए था कि इनको तो वैसे ही टांग दिया जाना चाहिए था पार्लियामेंट के अंदर ही। जी जी जी, मैं वो उस टांगने को नहीं कह रहा जो भुट्टो के साथ हमने किया, लेकिन इनको वैसे तो कर दें कम से कम, लेकिन हमने ये भी नहीं किया। और रही बात कि जी आप कह रहे हैं देखिए कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, और जब अकल बांट रही थी, मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, कॉम्पिटेंस है उसमें, अकल भी जब बांट रही थी तो ये सारे लोग तो कंटेनर पे खड़े थे, तो उनमें से किसने आके अकल लेनी थी? वो उन पे आई नहीं। उन्होंने कहा जहाज के में चल रहा, उन्होंने कहा जी लीवर अगे करो तो जहाज चल पाना। अकल व्हाट्सएप के जरिए नहीं भेजी जा सकती। रही साहब वो व्हाट्सएप का क्या आपको बताएं। बहरहाल मैं आखिर में एक सवाल, और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे हमसाए अफगानिस्तान के रिलेटेड है सर। वो मुकम्मल हो गया जी, 5000 तालिबान ने रिहा करने थे, और 5000 लोग जो थे वो अफगान हुकूमत ने रिहा करने थे, और 1000 जो थे वो तालिबान ने रिहा करने थे। रिहाई का अमल मुकम्मल हो गया, वो उन्होंने फरमा दिया लोया जरगा के अंदर कि वो बाकी 400 बंदा जो है वो भी रिहा करने का ऐलान करते हैं। वो जो है वहाँ पे डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने, तो कोई अच्छी बिगिनिंग देख रहे हैं सर गोइंग फॉरवर्ड? राव साहब जी, मेरा ज़ाती ख्याल है जी कि ये बहुत बेहतर हुआ है। इससे अमन की तरफ एक स्टेप जो है वो आगे जाएगा, क्योंकि कंडीशन थी तालिबान की जी बिल्कुल जी, कि हम लोग जो है वो जब तक हमारे प्रिजनर्स नहीं आते हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारे कुछ दोस्त जो हैं जी वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि तालिबान की फतह हो गई, अमेरिका हार गया। ये ओवर सिंप्लिसिटिक है। बिल्कुल ना तालिबान जीते हैं ना अमेरिका हारा है। अमेरिका की फोर्सेस वहाँ मौजूद रहेंगी, कंट्रोल उनका रहेगा, गवर्नमेंट की गारंटी वो देंगे, और उसके साथ साथ तालिबान को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, और वो तालिबान के साथ भी ऑपरेट करेंगी। और तालिबान ऑलरेडी रशियंस के साथ इस वक्त स्ट्रेट हैं, चाइनीज़ के साथ हैं, और उनके एक दो जगह ऑफिस भी मौजूद हैं। तो ये अगर हम इस तरह खुश हैं जी कि